आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंजीत चौहान जी मौजूद हैं। आप एक मल्टीपल शख्सियत के मालिक हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सियासत, सहाफत, शायरी, बहुत सारी चीज़ों पे आपको तजर्बा है। खट्टी मीठी बातें करने के आप आदी हैं। दोस्तों के दिल बहलाने के लिए वैसे रंजीत जी जाने जाते हैं। रंजीत जी, वतन समाचार में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। रंजीत जी, अभी हम आपसे पहले बात करेंगे। अभी पाकिस्तान ने आपको एक इंतहाई मोतबर अवार्ड से सरफराज किया है। ऐसे समय में जब दोनों मुल्कों के रिश्ते काफ़ी तल्ख हैं, एक तरफ साहित्य है, एक तरफ सियासत है। देखिए, दोनों एक तरफ नहीं हो सकते, दोनों को एक तरफ आना होगा तभी बात बनेगी। यानी दोनों एक ही तरफ खड़े हो जाएं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, साहित्य और सियासत। जाहिर है कि एक दौर था जिसमें कहा जाता था कि अदब साहित्य जब जब लड़खड़ाती है, लड़खड़ाता है तो उसे अदब संभालता है। आज अदब की हालत खुद इतनी दयनीय है कि सियासत उसे संभालने पे लगी हुई है। तो जो बैलेंस है बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान जाहिर है कि मेरा ताल्लुक़ तो सिर्फ लिटरेचर के हवाले से है वहाँ से, और बहुत मजबूत ताल्लुक़ है। मैं पिछले बार 10-12 सालों से हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ वहाँ पर, और कोई जाए ना जाए लेकिन हमारे लिए वहाँ रास्ते खुले रहते हैं लिटरेचर के लिए। वहाँ से भी जो लोग आते हैं, अभी तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे जो है अगर हालात ठीक रहे तो ज़रूर आएंगे। और अगर ये अदब मजबूत हो, अदब दोस्ती जो है बहुत ज़रूरी है। अगर सुखन के रास्ते खुल जाएं, अगर मौसीकी और कल्चर खुल जाए, तो जाहिर है कि एक जो है तब्दीली की उम्मीद कर सकते हैं, और जो लाजमी है। रंजीत जी, आपने एक बहुत ही मजबूत अंदाज में कहा कि आपका ताल्लुक बहुत ही मजबूत है अदब के हवाले से। जी डर नहीं लगता है कि कोई मुसलमान इसको कहने में बड़ा लड़खड़ाता है? नहीं, ये लड़खड़ाना नहीं चाहिए। देखिए, रास्ते उनके लिए हमेशा बंद होते हैं जो रास्ता देखते हैं और रास्ते को जज करते हैं कि आगे खुला होगा कि नहीं होगा। हाइपोथेटिकल उनके लिए वैल्यूज ज़्यादा होती हैं। मैं चलने में यकीन रखता हूँ। मैं वहाँ तक जा करके देखता हूँ कि रास्ता अगर वहाँ बंद होगा तो देखेंगे, लेकिन जब मैं जाता जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि रास्ते खुले हुए हैं, रास्ता कहीं बंद नहीं हुआ। ना सियासत कहीं रोक रही है किसी तरह की। हाँ, लाजमी है, लोगों में डर किस बात का है, वो शायद इस बात से उनको डर अपनी कोई जो है तमाम वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हाँ, डरना नहीं चाहिए। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी नीयत साफ है, तो जाहिर है कि आप एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो इसमें डर कैसा, और क्यों डरना चाहिए। आपको लोग बुला रहे हैं, वो जो बुला रहे हैं ना तो वो किसी इस तरह के मसले में उनका कोई सियासी मसला या दूसरी तरह के उसमें वो शामिल हैं, ना मेरा कोई लेना देना है, तो फिर क्या डरना है। अभी आपका जो एक फंक्शन हुआ था उसमें बहुत ताकत के साथ आपने एक बात कही कि पाकिस्तान से आपको बहुत कुछ मिला है। देखिए, मिलने से मेरी मुराद ये है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो घटिया हो जाती है, फिर उसमें मिलावट शुरू हो जाती है। ऐसे में हिंदुस्तान में अदब के साथ हुआ कि अदब तो पढ़ने वाले लोग नहीं रहे, लेकिन उसको मंचों से बेचने वाले लोग ज़्यादा हो गए, चूरन चटनी बना करके। तो जाहिर है कि जब वो चूरन चटनी ज़्यादा हो गई, तो उसको ख़रीदने के लिए आपको एक ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, मार्केट चाहिए। मार्केट चाहिए। अब उसके लिए आपको मार्केटिंग मैनेजर्स चाहिए। तो मार्केटिंग मैनेजर आपका आपका कौन होगा? वही जो चूरन चटनी बेच रहा होगा। तो उस तरह के लोग ज़्यादा हो गए, तो उन्होंने ग्रुप बना के शुरू कर दिया कि भाई हम जो है अब अदब को इन इन हलकों में लेके जाएंगे, या कवि सम्मेलन को जो है कवियों ने, कुछ चुटकुलेबाजों ने पकड़ लिया, तो शायरी को कुछ मजहबी लोगों ने पकड़ लिया कि भाई ये हिंदू की है, मुसलमान की है, फलां की है, ढिमका की है, और दुनिया भर की बातें होने लगी। तो अब आप शायरी का मतलब तो कहीं से मजहब से है ही नहीं ना किसी उसका, तो कविता और शायरी वो स्टेज से जाने लगी। उन हालात में जब इस तरह के लोग ग्रुपिंग करने लगे, तो जाहिर है कि जो शेर कह रहे थे लोग, उनको ज़रूरी था कि एक ऐसी जगह से उनको शनाख्त मिले जो शायरी के मामलात में जिनके पास एक शनाख्त हो। और जाहिर है कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में अगर हिंदी और उर्दू को शायरी को देखा जाए, तो पाकिस्तान उर्दू शायरी के हवाले से एक मजबूत हल्का है, बहुत मजबूत मुल्क है। हिंदुस्तान भी है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही ज़्यादातर शायर देखा जाए तो पूरी दुनिया में यहीं से बिखरे हुए लोग हैं, पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान में अगर किसी शायर को, और वो भी
रिकॉग्नाइज करना, तो जाहिर है कि हिंदुस्तानियों को तो भाई यहाँ के लोगों को भी, हिंदुस्तानी शायरों को भी नजर आया कि ये कौन सा ऐसा शख्स है जो चूरन चटनी छोड़ करके एक ऐसी जगह पे जो है मकबूल हो रहा है जिसको, तो वहां से उन्होंने, जब उन्होंने मोहब्बत देना शुरू किया तो फिर यहाँ से लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि अच्छा ये शख्स है। तो एक मजबूती तो मिलती है, कहीं से भी आपको रिकग्निशन मिले, कहीं से आपको शनाख्त मिले और मजबूत पॉजिटिव आपकी वाइब्स आए तो अच्छा लगता है। तो लोग जो है, वहाँ वहाँ पे रंजीत जी आपको ज़मीन पे कैसा प्यार मिला? क्योंकि एक बार आपने ये भी बताया था कि आपकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने उठा ली और वो क्या क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आपने भारत का पक्ष रखा और जिस तरह से जवाब दिया, वो भी अपने आप में एक लायक सताइश था। देखिए मैं जाहिर है कि सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी हूँ और अपने मुल्क से ज़्यादा मैं किसी, मतलब सबसे पहले मेरा मुल्क है। अगर मैं किसी भी मुल्क में हूँ तो वो मेरी मुल्क ने, जो भारत ने हमें दिया है, हिंदुस्तान ने, जो इंडिया ने हमें दिया है, उसी की बदौलत मैं हूँ कहीं पर, मेरी शनाख्त हिंदुस्तान है। तो जाहिर है कि अगर कोई शख्स मुझे बताएगा कि आपके मुल्क में ऐसा नहीं, जबकि हमारा मुल्क जाना जाता है मेहमान नवाजी के लिए, हालांकि पाकिस्तान में भी मेहमान नवाजी उसके लिए भी खूब है, लेकिन जब वो सिर्फ इस पर आ जाएं कि जो है हम आपके यहाँ आते हैं तो हमारी मेहमान नवाजी नहीं होती, कुछ सियासी मसले कहीं छुटपुट यहाँ होता है वहाँ होता है, बात दूसरी है। लेकिन अगर आप टेलीविज़न में बैठ के ये कहेंगे कि आपके मुल्क में हम जाते हैं तो हमारी मेहमान नवाजी नहीं होती है, तो फिर हमें भी बताना पड़ेगा कि हम भी तो आपके यहाँ आए थे तो आपकी मेहमान नवाजी। तो एक साहब थे, वो बता रहे थे कि ऐसा है, तो मैंने उनको वही एग्जाम्पल दिया था। मैं एक बात कही कि अगर आपके यहाँ मेरी, मैं एक आपकी गाड़ी उठ गई जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ था, अब वो गाड़ी मेरी थोड़ी ना थी, वो गाड़ी तो जो साहब हमको लेके आए थे उनकी थी, तो जिन साहबान की गाड़ी थी, गाड़ी तो उनकी उठी थी, लेकिन उस बात को मुद्दा बनाना होता तो मैं भी बना देता कि भाई तो उसमें मैं बैठा हुआ था इसलिए गाड़ी उठ गई। तो मुद्दा बनाने वाले बहुत से लोग हैं जो इस तरह के बातें करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, वो हैं, लेकिन कम लोग हैं। मोहब्बत करने वाले बहुत लोग हैं। वहाँ पर आपके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, ख़ास तौर से मोहब्बत को लेकर के आपको सम्मान किया गया? आप बता रहे थे एक बड़ी प्यारी घड़ी भी आपको टैग हeuer की गिफ्ट की गई और पता नहीं क्या क्या हुआ, ज़रा कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी देखिए वहाँ बड़े मतलब अच्छे लोग हैं। मुल्क वो शायर की नज़्म है ना कि कहीं के लोग हों आखिर में तो दिया जो है बुझता ही है, अगर जंग होती है तो ये यहाँ पर हो या वहाँ पर हो, लोग सभी जो है बहुत अच्छे हैं। जो आम लोग होते हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या है, उनके उनके लिए अमन ही सब कुछ है, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं पर जो है सबसे ज़्यादा उनको वो मुतासिर सबसे पहले होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब वो टैग हुए तो तोहफे तहफ़ तो मिलते रहते हैं, जब जाइए वहाँ जाइए मिलते रहते हैं, और फिर इतने इस तरह के हालात में जब आप जाते हैं तो एक ऐसा तो होता है कि जो है कि भाई आए हैं तो अब इनको ये भी दिया जाए, उसी में टैग हुए भी था कि उसमें उसमें दिया गया। लेकिन हाँ, इस इतनी मोहब्बतें कि आपको फ़र्क नहीं महसूस होता है, जो अच्छा लगता है कि आप आए हैं। और आम आदमी को ज़रूर जाना चाहिए, इसीलिए आम आदमी को वन टू वन पीपल जो कांटेक्ट है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप मिलेंगे लोगों से तो आप लोगों की ज़हनियत जानेंगे। अभी मैं आकर के कोई भी ऐसी बात जो आप पूछ रहे हैं, ये बात ना बताकर कोई ऐसी बात बताता जो आपको जो हमारे लोगों को पसंद आती है, जो उस तरह के लोगों को पसंद आती है कि कुछ ख़राब बातें मसलन की वहाँ की बताता, तो कुछ बातें उनको भी पसंद आती, तो वो बात को बना सकते थे, उठा के सकते थे। जाहिर है कि इन दो मुल्कों की, देखिए दो ये हमसाया मुल्क हैं, ज़बान एक है, आपकी बोली भाषा कल्चर तकरीबन एक है, तो जब इतना किसी में जो है इतनी नज़दीकी होती है ना, तो फिर वो लाजमी है कि वो मोहब्बत होना लाजमी है। आप यहाँ छोड़ दीजिए, कहीं तीसरे मुल्क में जाइए आप, यहीं और तो छोड़िए, यहीं दुबई तक चले जाइए आप, दो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आप फ़र्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है सारी चीज़ें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, जब हम उनके मुल्क में आते हैं कि वो हिंदुस्तानी होते हैं, वो हमारे मुल्क में आते पाकिस्तानी होते हैं, और हमारे जब उनके दुबई में जाते हैं तो हम एक ही होते हैं। रंजीत जी, लेकिन आपने जो ये मकाम बनाया कि पाकिस्तान के लिए भी आप अथॉरिटी बन गए और हिंदुस्तान के लिए तो आप अथॉरिटी हैं ही हैं, कि कोई जाना चाहता है तो सरकारें आपसे पूछती हैं कैसे हैं क्या हैं, ये बड़ा बड़ा बहुत बड़ा मकाम आपने बनाया, कैसे बनाया? भाईजान ये नीयत की बात होती है, मुझे कुछ कुछ नहीं पता है। अब मैं जाता रहा वहाँ पर, वहाँ से आते रहे लोग, जब मैं वहाँ अवार्ड दिया गया तो वहाँ के हाई कमीशन ने मेरा इसका संज्ञान लिया होगा, इसको उनके उनके नॉलेज में बात आई होगी कि
भाई कौन शख्स है जो आ रहा है। और जब यहाँ से जा रहे थे लोग, तो मैं जिस तरह से जाता हूँ यहाँ के लोगों को भी, वहाँ से जो हाई कमीशन है, जो सिफारत खाना है, उनको लगा होगा कि जो है शायद ये अच्छा है कि वे इस तरह के लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं कि ये जेन्युइन लोग हैं कि नहीं। जेन्युइन लोग सभी होते हैं, लेकिन जाहिर है कि जो जिस तरह के हालात हैं उसमें एक शख्स को कॉमन मानकर कि हम उनसे एक फीडबैक लेते हैं कि हाँ जो है कोई और बताएगा नहीं, लेकिन इस शख्स के बारे में पढ़ने लिखने वाला है, आर्ट कल्चर से इसका ताल्लुक है, तो ज़रूर जो है इनसे इनकी जो है वाबस्तगी होगी, कहीं ना कहीं राब्ता होगा। नहीं, आप इस तो चीज़ को रंजित भाई बड़े हल्के में ले रहे हैं, लेकिन दिलीप जी को इस्तेमाल करते थे अटल बिहारी वाजपेयी दोनों मुल्कों के दरमियान ब्रिज के लिए। दोनों मुल्कों को भरोसा था दिलीप जी पे, चाहे अटल जी हों या वहाँ की सरकारें हों। वही कमोबेश एजाज आपको मिलता दिखाई दे रहा है। नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसा कुछ है तो। और अगर हुकूमत मुझ पर ट्रस्ट कर रही, जाहिर है कहीं ना कहीं बैक एंड पे वो ट्रस्ट करती है मुझ पर। अदरवाइज मुझे ऐसा शख्स, जाहिर है कि मुझसे क्यों लोग पूछेंगे कि यहाँ से इनको जाना है, आप बताइए कि हम किसको किसको भेज सकते हैं। वहाँ से आते हैं, जब जब तक आ रहे थे लोग, अभी तो बिल्कुल ही कट ऑफ है, लेकिन आ रहे थे तो पूछते थे कि इनको भेजा जा रहा है, क्या ये मुमकिन है कि आप इनके बारे में कुछ बता सकें। और हम उनसे कहते थे कि पढ़ने लिखने के जितने भी लोग हैं या अदाकार हैं, जो भी कलाकार हैं, उनसे बात होती थी और वो कहते थे कि जो है आप भेजिए। मैं चौहान साहब ने कह दिया हाँ, तो मतलब बिल्कुल इसमें कोई ये नहीं। और ना कभी ऐसा हुआ है, आज 15 साल हो गए, 12-15 साल, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। और हाँ, ऑफिशियल जैसे अटल जी का कहा, तो अटल जी विजनरी आदमी थे। हमारे वो वजीर आज़म भी इस वक्त जो है वो भी विजनरी हैं, लेकिन उन्होंने एक आदमी रखा हुआ था, जैसे दिलीप जी का शख्स वो कर रहे हैं कि भाई आप बनाए रखिए मामलात को। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा। हाँ, ऑफर करेंगे तो हम ज़रूर कभी ना कभी ये भी करने के लिए तैयार हैं कि अगर बन सकता है तो क्यों नहीं। एक इस कड़ी में एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इससे पहले कि हम राम मंदिर पे कुछ आपसे बातचीत करें, आपने एक वाकया ये भी सुनाया था ऑन द रिकॉर्ड मंच से कि एक साहब आपके साथ पीछे पीछे चाय पीने आ गए, तो आपने कहा साहब से बात हुई है कि नहीं हुई, ज़रा उनसे भी पूछ लो फिर चाय पीने से पहले। नहीं, चाय पीने नहीं, वो दरअसल हमें मुझे अवार्ड दिया गया था। तो वो एक साहब जो है पीछे पीछे हमारे पास, वो अताउल हक कासमी, बहुत अच्छे शायर हैं वहाँ के। वो जब ये इनकी हुकूमत थी नून लीग की, अपना नवाज शरीफ की, तो उस उनके जाहिर है कि बहुत करीबी रहे हैं वो। तो उनकी हुकूमत थी और वो पीटीवी के चेयरमैन थे उन दिनों। तो मुझे अवार्ड मिला था 2016 में। तो वो मैं तो हाई कमीशन ने मेरे लिए, अपने इंडियन हाई कमीशन ने इस्लामाबाद में मेरे लिए खाना रखा था, लंच। तो मैं गया तो 3-4 लोग वहाँ वो खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि साहब देखिएगा, 2-3 लोग आपसे पूछेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है कि पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, ठीक, कोई मसला नहीं, करें आप घबराइएगा नहीं। मैंने कहा मैं इतना आ चुका हूँ कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कुछ पूछेंगे। तो जैसे ही बाहर निकला, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कि जी वालेकुम सलाम। कह रहे हैं आप हिंदुस्तान से हैं? मैंने कहा जी हिंदुस्तान से ही हूँ, और कहाँ से रहूँगा, आप क्यों आए हैं? तो मैंने कहा आप बार नहीं पढ़ा, आपने देख लीजिए, मेरा मुझे अवार्ड दिया गया है, तो आप कहाँ जा रहे हैं आप? तो तब तक वो अताउल हक कासमी साहब खुद ही मुझे रिसीव करने आते थे। मेरे बेटे जी कैसे हैं? अरे बेटे जी, उन्होंने देखा कि 2 लोगों से घिरे हुए हैं, तो उनको समझ में आ गया कि वो अब रहे हैं इन मकामात पे, सफ़ीर रहे हैं बाहर। तो उन्होंने हाथ उठाया ऐसे कि जो है, तो हमने कहा आ गए आपके चचा, जाइए मिल लीजिए। तो बस वो निकल अच्छा, गए। जब परवेज मुशर्रफ इंडिया आए थे तो उस वक्त किसी शायर ने आप ही की एक शेर कहा था कि बंद कमरों में हर एक सोच का दम घुटता है, खिड़कियां खोल के आओ तो कोई बात बने, हाथ से हाथ मिलाओ तो कोई बात बने, जंग इंसान को इंसान न रहने देगी, सारी दुनिया को बताओ तो कोई बात बने। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिसने ये शेर कहा था, वाकई इसकी ज़रूरत थी। और परवेज़ मुशर्रफ नहायत ही तंग दिल और तंग जहन शख्स था। तो लेकिन ये हमारे वज़ीर आज़म की दरिया दिली थी, और फ़राग दिली थी उनकी, कि उन्होंने उनको दावत भेजा, ना सिर्फ दावतनामा भेजा बल्कि एक मौका भी दिया कि आप जो है मसले को सुलझाइए। सुलझा लीजिए, अगर अभी भी आपके पास वक्त है। लेकिन जिस शख्स ने पीठ में छुरा घोंपा हो कारगिल के दौरान, तो वो क्या वो करेगा? तो परवेज मुशर्रफ में तो वो नहीं थी। शायरी उन लोगों को समझ में आती है कि जिनको जो अंदर से जो है थोड़ा सा भरे हुए होते हैं, और जो थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। इस जैसे परवेज मुशर्रफ जिसने लाखों लाशें लाशें देखी हों, उसमें उसको शायरी क्या समझ में आएगी? और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो थे ही कवि।
तो उनको तो वो है मुद आपको रंजीत भाई क्या लगता नहीं है कि अटल जी जिस सोच के आदमी थे और जिस तरह से इश्यूज को हंसते बहकते सुलझा देते थे, भारत ने कई प्रधानमंत्री देखे, नेहरू जी भी देखे, इंदिरा जी भी देखी, ठीक है, सबका अपना अपना एक दायरे कार रहा, मोदी जी भी हैं, लेकिन अटल जी का कुछ हट के था, वो रिश्तों को सुलझाने के लिए बहुत ललायत रहते थे कि कैसे ये मामला सुलझे और एक नई रोशनी और नई सवेरा की। भाईजान ऐसा है कि जितने भी हमारे वजीर आजम हुए हैं और अभी तक मैं जितना समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ एक शख्स नहीं कर सकता है। अटल जी में बहुत काबिलियत थी, अटल जी कवि हृदय थे, मनमोहन सिंह भी बहुत ही कमाल के शख्स थे, उनको भी बहुत शायरी पढ़ना पसंद थी। तो अगर आप देखें तो मैंने ये भी सुना है, मैं देखा नहीं, कि मोदी जी भी गुजराती में लिखते हैं, हालांकि मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ है। लेकिन कवि होना जो है, इस बात का ये नहीं, वो सुलझाना रिश्ते वो आदमी की अपनी स्किल्स पे वो करता है। इस मामले में हमारे ये अपना इनको क्या नाम था जो हमारे ये अपने कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव साहब, नरसिम्हा राव साहब को इन मामलों में बड़ा वो था कि वो लोगों से जुड़ के वो रहना चाहते थे। उनके लिए पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा उनको वो नहीं होता था, जो भी इसका काबिल है। यही अटल जी के साथ था। तो ये बातें तो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करती हैं कि उसका जहन कहाँ तक। बहुत से लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर ये स्किल्स थी। मसलन आप देखिए, हरकिशन सुरजीत के पास ये स्किल्स थी कि लोगों को जोड़ देते थे। प्रमोद महाजन के बारे में कहा जाता था कि वो नाश्ता यहाँ करेंगे जयललिता के साथ, तो खाना खा रहे होंगे वहाँ। निसंदेह प्रमोद भाई थे ऐसे। तो प्रमोद महाजन साहब के पास साथ ऐसा था। तो ये तो ये लोगों की इंटरनल स्किल्स पे बहुत वो होती है। आपको नहीं लगता कि मोदी जी भी बगैर बुलाए चले गए थे? मैसेज तो देना चाह रहे थे ना कि भाई हम जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी बेवकूफ़ियाँ रही कि वो नहीं जुड़ पाए। ये बात जो सियासतदान कहते हैं कभी कभी ना, कि बिरयानी खाने चले गए, ये करने, वो बहुत गलत कहते हैं। उनका बहुत ही सकारात्मक कदम था मेरे हिसाब से, बहुत सकारात्मक संदेश था, और उन्होंने कोशिश भी की थी। लेकिन उस मुल्क में इतने डिस्टर्बेंसेस हैं। हमारे मुल्क में कुछ भी हो भाईजान, सियासत बहुत मजबूत है, लोकतंत्र बहुत मजबूत है, डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है हमारे यहाँ का। लेकिन वहाँ का मसला ये है कि वहाँ इतनी डिस्टर्ब सियासत है, डिस्टर्ब कंट्री है। सियासत का कुछ पता नहीं है, इकोनॉमी तहस नहस है, कुछ को पहुँच का कोई पता नहीं है। चार आई हाँ, कोई कोर्ट का कोई सम्मान नहीं, आई सही चला रही है, कहीं कुछ चला रहे हैं। चार लोग मिलकर के मुल्क लूट रहे हैं, तो होगा क्या? एक साहब उसमें थे, तो ये सब तो है वहाँ। लेकिन उसके बावजूद इंसान की मैं बात नहीं कर रहा, लोग बहुत अच्छे हैं, वो चाहते हैं, वो भी चाहते हैं ऐसी मजबूत डेमोक्रेसी। अभी भी मैं गया था तो यही कह रहे थे, एक साहब ने कहा कि इंडिया से और हमारा क्या, तो उन्होंने कहा कोई मुआवजा नहीं है इस वक्त। इंडिया, हमारी इकॉनमी कहाँ फ्लरिश कर रही है, और हमको तो वो आज भी मौलाना आज़ाद को याद करते हैं। हाँ, वही कह रहे हैं हम। अब तो अगर हमें मुआवजा करना चाहिए तो खाली भूटान उटान से कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, बैठ करके कह रहे हैं वहाँ के सफ़ीर जो है, वो वज़ीर कह रहे हैं। तो अब वज़ीर वहाँ का कह रहा है, जो जिनको टेम्परेरी भी चार्ज मिला था, अहमद शाह साहब, तो वो सब कह रहे हैं, उनको सबको अंदाज़ा है इस बात का। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक हमारे मुल्क में बहुत स्टेबिलिटी है और बहुत स्टेबल हैं हम लोग इतने स्टेबल हैं कि अगर हम लोग एक उसमें थोड़ा सा और अभी हम वो हो जाएं, थोड़ा सा इससे जो अभी थोड़ा, अब ये सियासत जब चुनाव आता है, जब इलेक्शन आता है, जब इस तो एक मजहब का रंग आ जाता है, बाकी हम लोग में इतना नहीं है। और ये सब तो आएंगे और फिर वक्त के साथ चले जाएंगे, मजहब टेम्परेरी फेजेस होते हैं, बस, और इसमें कुछ नहीं है। शायरी की अगर दुनिया में आप जाएं तो इस चीज़ पूरे मुद्दे को शायरी में कैसे आप सुलझाना चाहेंगे? शायरी ही मजबूत किए हुए अभी तक, और कहीं कुछ है ही नहीं। बताइए ना, हम भी जा रहे हैं इस वक्त, तो शायरी के हवाले से तो जा रहे हैं। कोई ऐसा शेर जो दोनों मुल्कों के लिए पॉजिटिव संकेत हो, सकारात्मक हो? शेर कोई ऐसा कि बहुत सारे शेर हैं दोस्ती पर। अहमद फराज की तो पूरी नज़्म ही है, लेकिन मतलब मैं पर्टिकुलर शेर की बात तो नहीं कहता, क्योंकि शेर तो जो है बनाना और ये सब करना, तो ये तो आमद की बात है। अभी मुझे कुछ खास तो उस तरह का शेर नहीं याद आ रहा है जो मुल्कों पर कहा जाए। शेर तो मुझे बहुत याद है, लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर शायरी और सखावत ये सब भी चला गया, अगर इसको सबको भी डैमेज हो गया, तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा नहीं।